विद्यार्थियों, कल मैं आपको मोचीराम नामक कविता का अध्ययन करवा रही थी, जिसे मैंने आपको आधा पढ़ा दिया था और हम उस कविता का आगे अध्ययन करेंगे। मोचीराम धूमिल की एक कह सकते हैं कि उसकी शैली की एक प्रतिनिधियात्मक कविता है, जिसमें मोचीराम के माध्यम से धूमिल बतलाता है कि हर व्यक्ति और जूते में क्या क्या साम्य है। और हम मोचीराम के माध्यम से प्रतीकात्मकता को लेकर के धूमिल जिसके स्वर में नई कविता का स्वर है और पुरानी कविताओं से जिसका विद्रोह है, तो वह क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से अपने शब्दों को मांझ कर वे अपने शब्दों को वाणी दे रहे हैं। और वे बता रहे हैं कि हर व्यक्ति एक जूता है ना। वे कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति एक जूता है और हर व्यक्ति की अलग अलग किस्म की कैफियत है। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसके चेहरे को चेचक ने चुग लिया है, वह जूता क्या है? चकत्तों की थैली है। और मैं कहना चाहता हूं उसको कि आप इस पर पैसा बर्बाद मत करो, लेकिन वो आदमी जिंदगी की उहापोह में इतना उलझा हुआ है कि वह कुछ नहीं कहता, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूं भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। मेरे अंदर से एक आवाज आती है और मैं वह कहना चाहती कि तुम कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर यकीन नहीं करते, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें टाँकता हूँ। आप यकीन करें कि उस व्यक्ति के जूतों पर मैं चकत्तियों की तरह अपनी आंखें टाँकता हूँ कि ये व्यक्ति किस तरह से कहाँ जाएगा और किस मुसीबत में ये पड़ा हुआ है। और पेशे में पड़े आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ, और पेशे में पड़े हुए आदमी को बहुत ही मुश्किल से मैं उसका निर्वहन करता हूँ। उसकी चकत्तियों की जगह मैं उसकी आंखें टाँकता हूँ। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपना नया जूता खरीद ले, क्योंकि वह जिंदगी की उहापोह में, अपने बच्चों में, अपनी जिंदगी में इतना उलझा हुआ है कि वह बता नहीं सकता। एक जूता जिससे पैर को नांद कर एक आदमी निकला है। कभी ऐसा होता है ना कि जूते का आगे का हिस्सा फट जाता है और उसमें से आदमी का पैर निकल जाता है। उसमें शब्द इस्तेमाल किया, नांद कर। एक जूता जिससे पैर को नांद कर एक आदमी निकला है सैर को। न वह अक्लमंद है, न वह वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे कहीं नहीं जाना, मगर चेहरे पर वही हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती, मगर रोब ऐसा है कि हिटलर का नाती है। ईशे बांधो, उश्य काटो, हियां ठोको, वहां पीटो, घिस्सा दो, ऐशा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। एक व्यक्ति है जो जूता पहन करके निकला है। उन्होंने रूपक बांधा है। देखिए कितना सुंदर रूपक धूमिल बांध रहे हैं। और धूमिल कहना चाहते हैं कि एक पैर को नांद कर, पैर को अच्छे से बांध करके एक आदमी सैर को निकला है। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथ में घड़ी है। उसे कहीं नहीं जाना, मगर उसके चेहरे पर हड़बड़ी है। वह बनिया है या कोई बिसाती, रोज का सामान देने वाला है, मगर उसका रोब ऐसा है जैसे वह हिटलर का नाती हो। इसे बांधो, उससे काटो, हियां ठोको, वहां पीटो, गिस्सा दो, जूते को ऐना बनाओ। मेरे पास आकर के वो उस जूते को ठीक करवा के ले जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव हैं वो ऐसे हैं कि जैसे किसी का शोषण कर रहा हो। वह कैपिटलिस्ट है। ओफो, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है। मौसम के नाम पर बिसूरता है सड़क पर आती जातियों को। मौसम के नाम पर वो सड़क पर आते जाते लोगों को देखता है। बानर की तरह घूरता है, मगर गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। पैसे देने के लिए साफ मना कर देता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है। कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है, पटड़ी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है और मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं। कवि धूमिल कहना चाह रहा है कि वो कैपिटलिस्ट आदमी है जिस प्रकार एक शोषक जो है वो सत्ता का केंद्रीकरण करके सत्ता को अपने हाथों में रख के और लूटता रहता है, तो लूटता है। और वह आदमी भी उसी तरह से है। वह कहता है बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, लेकिन जब पैसे, उसको घंटे भर उस मोची को वह खटवाता है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो ऐसा कह करके वह कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है, तो सड़क पर चढ़ता है। लेकिन उसके
मोची ने जो है वो उसके जूतों पर कील लगाई है, लेकिन वो कील कहीं ना कहीं उसको गड़ती है और वह उछलता है, मौका पाकर उसकी उंगली में गड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मैं जानता हूँ कि ये व्यक्ति मेरा शोषण करने आया था और हर वक्त मुझे ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर परिस्थितियों रूपी टाके पड़ते हैं। अर्थात धूमिल ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अपनी होती है, लेकिन वह जिस प्रवृत्ति में है, कोई कंजूस है, कोई शोषक है, कोई दरिद्र है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये सब उसके कारण से हुए हैं। उनकी खुद की प्रवृत्ति, उसके परिस्थिति जन्य स्वभाव, परिस्थितियों का जो उत्स है, परिस्थितियों का जो सार है, वह उसका स्वभाव है। परिस्थितियों के जो टाँके पड़ते हैं, वह हर व्यक्ति उस परिस्थितियों का गुलाम है और उन परिस्थितियों के आधार पर वह ऐसा हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, धूमिल की कविताएं प्रतीकात्मक कविताएं हैं और ये आएंगी, लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप व्याख्या करें तो आप उसमें नई कविता के नए नए संदर्भ आप जरूर दें।